माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। बीए तृतीय वर्ष लोक प्रशासन के विद्यार्थी अपने सेकंड पेपर में भारत में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन करते हैं और आज हम भारत में स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन को समझेंगे। फर्स्ट ईयर में लोक प्रशासन में हमने समझा कि कार्मिक प्रशासन का जब भी अध्ययन किया जाता है तो हम वर्गीकरण, भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, वेतन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन को अलग से उल्लेखित किया गया है और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के कार्मिकों के बारे में, कार्मिक प्रशासन के बारे में अलग से उल्लेख है। तो हमें दो अलग प्रकार से इन कार्मिक प्रशासन के बिंदुओं को समझना है। आज हम सबसे पहले नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन के अध्ययन को समझते हैं। कार्मिक प्रशासन का अध्ययन जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम वर्गीकरण को समझते हैं। लेकिन वर्गीकरण को समझने से पहले हम ये समझें कि भारत में नगरीय स्थानीय प्रशासन में या नगरीय संस्था में कार्मिक प्रशासन की क्या प्रणाली या क्या पद्धति पाई जाती है। सामान्यतः भारत में 3 प्रकार से कार्मिक प्रशासन की व्यवस्था की जाती है, विशेषकर नगरीय स्थानीय संस्थाओं में। इस बात को ध्यान रखिए कि अभी हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो जो भी हम कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका संबंध नगरीय स्थानीय संस्थाओं से ही होगा। हम भारत के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की कार्मिक व्यवस्था अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पृथक कार्मिक व्यवस्था पाई जाती है। पृथक कार्मिक व्यवस्था का तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक नगरीय इकाई के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा और उनकी सेवा शर्तों को पूर्णतः स्वतंत्र रखा जाएगा। एक नगरीय इकाई है, उसके कार्मिक अलग होंगे, उनकी सेवा शर्तें अलग होगी। दूसरी नगरीय इकाई है, उसके कार्मिक प्रशासन के नियम अलग होंगे, सेवा शर्तें अलग होगी। तो इसको हम कहते हैं कि पृथक कार्मिक व्यवस्था अपनाई जाती है। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां एकीकृत कार्मिक प्रणाली को अपनाया जाता है। एकीकृत कार्मिक प्रणाली का तात्पर्य ये हुआ कि जहां नगरीय निकायों के कुछ पद या नगरीय निकायों के सभी पद राज्य सेवा के होते हैं और उन पे नियंत्रण प्रशासनिक विनियमन एवं नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा रखा जाता है। राज्य सरकार का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है और इस प्रणाली में राज्य स्तर पर नगरीय निकाय के विभिन्न सेवा संवर्गों के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। इसको हम कहते हैं एकीकृत प्रणाली। और एक तीसरी प्रणाली होती है समन्वित प्रणाली। समन्वित प्रणाली के अंतर्गत नगरीय निकाय के कर्मचारियों के लिए कोई विशेष प्रणाली नहीं अपनाई जाती, अपितु राज्य सरकार के जो विभाग हैं उन विभागों और स्थानीय निकायों में नियुक्त किए जाने वाले जो कर्मचारी हैं, मतलब राज्य हो या स्थानीय निकाय हो, समूचे राज्य के प्रशासकीय व्यवस्था में कर्मचारियों को स्थानीय निकायों में भेजा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार के किसी विभाग से कर्मचारी को स्थानीय निकाय में भेज दिया जा सकता है और स्थानीय निकाय से कर्मचारी को पुनः किसी राज्य सरकार के विभाग में भेजा जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं समन्वित कार्मिक प्रणाली। तो इस प्रकार पृथक कार्मिक प्रणाली है या किसी राज्य में एकीकृत कार्मिक प्रणाली है या किसी राज्य में समन्वित कार्मिक प्रणाली है, स्थानीय प्रशासन क्योंकि राज्य सरकार का विषय है तो राज्य अपने परिस्थितियों के अनुरूप कार्मिक प्रशासन की कौन सी प्रणाली को अपनाता है ये उस पर निर्भर करता है।
जब हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्वशासन की बात करते हैं, हमने स्वशासन में स्वायत्ता की बात भी की, तो स्वायत्ता और स्वशासन की भावना को ध्यान में रखते हुए एक पृथक कार्मिक प्रणाली को यदि अपनाया जाता है तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि पृथक कार्मिक प्रणाली होगी तो कर्मचारियों की सेवा शर्तें स्थान विशेष के अनुरूप होगी। और हम प्रारंभ से पढ़ रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन की अवधारणा का जन्म ही इस विचार के साथ है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा होना चाहिए। हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए वर्गीकरण पर आते हैं। सबसे पहले हम कार्मिक प्रशासन में वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। जब हम विशेषकर राजस्थान में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हर राज्य की अपनी व्यवस्थाएं हैं। हम राजस्थान में रहते हैं तो हम राजस्थान का उदाहरण लेकर ही बात को आगे बढ़ाएंगे। तो हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो नगरीय संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर निगम, जो नगरीय संस्थाएं हैं, इन नगरीय संस्थाओं में कार्मिकों के जो वर्गीकरण है ये 3 सेवाओं में होता है, जिसमें सबसे पहले है राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम। राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम 1963 में बनाया गया था और 1963 में बने हुए सेवा नियम के तहत जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है वह कार्मिक प्रशासन, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन का एक हिस्सा है और इसे हम कार्मिक प्रशासन के वर्गीकरण में शामिल करेंगे। हम वर्गीकरण में पढ़ते हैं कि कितने वर्गों में कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। एक बात और स्टूडेंट्स आपको याद रखनी होगी कि जो वर्गीकरण में हम जिन सेवाओं को, जिन अधिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको ये पद नाम याद रखने होंगे, आपको याद करने चाहिए। इनका डिटेल लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ इतना लिखना है कि कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या अन्य आगे जो हम बात पढ़ेंगे। तो राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें जो सेवाएं हैं वो राजपत्रित सेवाएं हैं और इस सेवा के विभिन्न वर्गों के पदों के निर्धारण के लिए राज्य सरकार के पास अधिकार है कि राज्य सरकार इस नियम के तहत पदों का सृजन कर सकती है, पदों का निर्धारण कर सकती है। इस सेवा में कार्य करने वाले अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग अपने सेवा नियमों के अंतर्गत करते हैं। राज्य सरकार ने इस सेवा नियम के तहत जिन पदों का सृजन किया है, इनमें सबसे पहले है प्रशासनिक अधिकारी। ये कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको राजपत्रित पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी नगर निगम का जब अध्ययन हमने किया था तब हमने कहा कि नगर निगम में राजनीतिक पद पर मेयर होता है तो एक प्रशासनिक पद भी होता है और प्रशासनिक पद पे मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। फिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ आयुक्त होता है। आपने आयुक्त के बारे में पढ़ा। आयुक्त नगर परिषद व नगर निगमों के लिए होते हैं। ये प्रशासनिक प्रधान होते हैं, प्रशासनिक मुखिया होते हैं नगर निगम नगर परिषद के। उसके बाद अधिशासी वर्ग के अधिकारी हैं और जो ये अधिशासी अधिकारी हैं, इन अधिशासी अधिकारियों का 3 वर्ग बनाया गया है। अधिशासी अधिकारी वर्ग सेकंड, अधिशासी अधिकारी वर्ग थर्ड, अधिशासी अधिकारी वर्ग फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये अधिशासी वर्ग हैं और इनको हम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। तो वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम के तहत जिन पदों का सृजन किया गया है उनमें सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी है, जिनके बारे में आपने यहाँ समझा। ये सब पद आपको याद करने हैं। उसके बाद तकनीकी अधिकारी है, पहले प्रशासनिक अधिकारी और फिर तकनीकी अधिकारी। इन तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति भी राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम 1963 के अंतर्गत की जाती है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, आप जानते हैं अभियंता मतलब इंजीनियर, सिविल, फिर अधीक्षण अभियंता ये भी सिविल है और फिर अधिशासी अभियंता सिविल है।
सिविल वर्क के लिए इन 3 तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इन 3 तकनीकी अधिकारियों के अधीन एक व्यक्ति होता है, एक अधिकारी होता है, इंजीनियर होता है। वह है कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर है। फिर राजस्व अधिकारी। देखिए, इंजीनियरिंग का जो काम है, इंजीनियर है, वो तकनीकी योग्यताधारी व्यक्ति है, इसलिए हमने इसे तकनीकी पक्ष को ध्यान में रखते हुए तकनीकी अधिकारी की श्रेणी में रखा गया है। राजस्व राजस्व अधिकारी भी वो होगा जिससे कि भू नियमों की जानकारी होगी, राजस्व के नियमों की जानकारी होगी। इंजीनियर को अपनी इंजीनियरिंग की जानकारी होगी। विशेष यानी आपने सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने। तो सामान्यज्ञ है प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आरएएस ऑफिसर है, ये सामान्यज्ञ है। लेकिन यहाँ जो अधिकारी लगाए जा रहे हैं, ये अधिकारी है, ये भी राजपत्रित अधिकारी, लेकिन ये अधिकारी है, ये विशेषज्ञ हैं, ये अपने क्षेत्र के विशेष ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है। तो राजस्व अधिकारी भी विशेषज्ञ है। राजस्व अधिकारी 2 है, ग्रेड ए और ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड। स्वास्थ्य अधिकारी है, आप नाम से भी समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य अधिकारी भी वो है जो विशेषज्ञ है, जिसको स्वास्थ्य का, चिकित्सा का इसका ज्ञान होगा, वो स्वास्थ्य अधिकारी होगा। वित्तीय सलाहकार, वित्तीय सलाहकार भी विशेषज्ञ है। वित्तीय सलाहकार वह व्यक्ति होगा जिसको बजट का ज्ञान होगा, करों का ज्ञान होगा, आय का ज्ञान होगा, व्यय का ज्ञान होगा। केवल आय और व्यय का ही नहीं, वरन धन का व्यय कैसे किया जाए उसकी प्रक्रिया का ज्ञान भी होगा। तो यह वित्तीय सलाहकार वित्त का विशेषज्ञ है, इसलिए हम इसे तकनीकी अधिकारी वाले श्रेणी में इसका अध्ययन करते हैं। फिर वरिष्ठ लेखा अधिकारी है। ये जो वरिष्ठ लेखा अधिकारी है, लेखा अधिकारी जिसको लेखा का ज्ञान हो। वित्तीय सलाहकार के सहयोग के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी होता है, और ये वरिष्ठ लेखा अधिकारी भी विशेषज्ञ है, इसलिए हम इसे तकनीकी अधिकारी श्रेणी में रख रहे हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी के अलावा लेखा अधिकारी भी होता है। जो वरिष्ठ लेखा अधिकारी का जूनियर होता है उसे जूनियर सहायक, हमने यहाँ लिखा नहीं है पर आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। फिर सहायक लेखा अधिकारी है। और भी कुछ पद हैं जो तकनीकी अधिकारी है, जैसे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तकनीकी अधिकारियों में ही सॉरी बच्चों, तकनीकी अधिकारी में और कुछ पद आप शामिल कर सकते हैं, जैसे अग्निशमन अधिकारी है। अग्निशमन अधिकारी वो है जो आग बुझाने के लिए, आप देखते होंगे अपने शहरों में, गांवों के आसपास जब आप शहर में आते हैं, जिनको आग बुझाने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और अग्निशमन अधिकारी के अधीन और बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। विधि अधिकारी होता है, जैसे कि कानून का ज्ञान होता है। तो ये वो अधिकारी हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो कानून के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो लेखा के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, या वो राजस्व के विशेषज्ञ हैं, या वो सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ हैं। तो विशेषज्ञ अधिकारियों को हम तकनीकी अधिकारी श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले जो राजस्थान में नगरीय स्थानीय संस्थाओं में वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, उसमें सबसे पहले नगरपालिका नियम 1963 के तहत हम प्रशासनिक अधिकारी सामान्य का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद हम तकनीकी अधिकारी का अध्ययन करते हैं जो कि विशेषज्ञ कहलाते हैं। इस वर्गीकरण को अभी हम और आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसको किताब में पढ़िए और कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पदनामों को याद रख सकें। आप जितने पदनामों को याद करेंगे, आपके वर्गीकरण वाला क्वेश्चन उतना ही अच्छा आपका तैयार होगा। और भी इसमें अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है। तो आप किताबों में पढ़िए, किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। किताबों में पढ़ेंगे तो आपकी समझ और विकसित होगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी पद के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि ये पद क्या कार्य करता है, इस पद की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या विशेषता है, तो आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो हम तैयार करेंगे उसमें हम वर्गीकरण को ही आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने एक श्रेणी के वर्गीकरण को लिया है, अब हम
जो राजपत्रित अधिकारी है प्रशासकीय और तकनीकी क्षेत्र के। अभी हमने राजपत्रित अधिकारियों के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद राजपत्रित अधिकारियों को सहयोग करने के लिए जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।